का स्वागत है मयूर मोगरे चैनल में। मेरा नाम दीक्षा नेगी है। मैं ऑनलाइन एजुकेटर, यूट्यूबर, कंटेंट राइटर हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं दीक्षा नेगी 306 और मेरे फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं @Diksha2107। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको MM अकेडमी ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। इस ऐप में आपको UPSC एंड अदर गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एशियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, एथिक्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स का कोर्स भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। सबसे खास बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पे आपको वीडियोस के साथ साथ इनका जो मटेरियल है वो PDF फाइल में भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको आप जब चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करिए। आज हम जो हमारा लास्ट हमने चैप्टर किया था पिछले क्लास में, कल्चरल एंड टूरिज़्म, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे और इस लेसन में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये पार्ट 2 है। शुरू करते एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो बेसिकली ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैंपेन है, जिसको 2015 में इसकी शुरुआत करी गई थी ऑन ओकेजन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है कि थ्रू दिस कैंपेन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे जो नेशन में इतनी सारी डाइवर्सिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट फॉर्म्स एंड फोक फॉर्म्स, हर एक सेंस में हमारे डाइवर्सिटी है, तो उसमें जो यूनिटी है उस यूनिटी को हम सेलिब्रेट करेंगे। सेकंड है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन की जो स्पिरिट है उसको हम प्रमोट करेंगे। एंड ये किस तरह से करेंगे कि देखिए, दो जो स्टेट्स हैं वो आपस में कल्चरल फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे की स्टेट में जाके अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ऑल्सो गोइंग टू शेयर अपने जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिसेस है वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा हर एक जगह का, हर एक एरिया का, हर एक स्टेट का जो हेरिटेज है, जो कल्चर, हमारे कस्टम्स है, वो शोकेस होगा। और इस वजह से हमारा जो ओवरऑल जो एक कंपोजिट कल्चर है इंडिया का, वो हम मेंटेन कर सकते हैं और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक लार्ज स्केल में उसको प्रमोट कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन एजेंडा ये जो कैंपेन का वो ये है कि एक हमारा नेशन है एंड इसमें इतनी वेराइटीज़ हैं और उन वेराइटीज़ को इन रिस्पेक्ट ऑफ कल्चर हमें सेलिब्रेट करना है, जिसके थ्रू हमारे जो नेशन की यूनिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालयाज। तो बुद्धिस्ट तिब्बतन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनका एम होता है कि हमारे जो हिमालयन कल्चर हेरिटेज है या बुद्धिज़्म या तिब्बतन से रिलेटेड जो भी हमारा इंटेंजिबल कल्चर है उसको हमें प्रमोट करना है, उसको प्रिजर्व करना है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बुद्धिज़्म या तिब्बतन कल्चर के साथ साथ जो हमारा कल्चरल हिमालयन जो स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स में देखिए बहुत सारे स्टेट्स हमारे आते हैं, नॉट ओनली तिब्बत। तो अदर देन बुद्धिज़्म एंड तिब्बत, अगर हमारा जो अदर हिमालयन कल्चर हेरिटेज है उसको भी हमें प्रिजर्व करना है। अगर हम बात करें तो हमारे ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या है इसका कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज का? हमारे हिमालयाज का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हमें प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है। ये जो स्कीम है इसका 2011 में इसका रिवीजन हुआ, इसमें कुछ चेंजेस आए एंड एज ऑफ नाउ ये जो रिवाइज्ड स्कीम है इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? जो कल्चरल हेरिटेज है उसका हमें स्टडी और रिसर्च करना है। हमारे जो पुराना लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स और ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसको हमें प्रिजर्व करना है और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के थ्रू हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है उसकी इन्फॉर्मेशन हम डिसेमिनेट करेंगे, उसके थ्रू स्प्रेड करेंगे। हमारे जो स्टेट्स है, हिमालयन रीजन में जितने भी स्टेट्स हैं, उनका जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है या फोक आर्ट जो है उनसे रिलेटेड हम वहाँ के लोगों को क्या देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इन स्टेट्स लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ हमारे रीजन से हिमालयन स्टेट्स हैं, इनका जो आर्ट फॉर्म और ट्रेडिशनल फॉर्म है उसको हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे और उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करेंगे। तो ये इसका एक ओवरऑल बेसिक आइडिया है, इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट और तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वॉलंटरी यानी विलिंगली जो भी बुद्धिस्ट या तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्ड होती हैं, यानी कि बुद्धिज़्म और तिब्बत कल्चर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन विलिंगली इसका साइंटिफिक डेवलपमेंट करना चाहती हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इन रिलेटेड टू रिसर्च फील्ड। ठीक है, तो आप दोबारा समझिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन
बुद्धिस्ट या तिब्बत कल्चर को इन अ साइंटिफिक वे डेवलप करना चाहते हैं, उनको जो सरकार है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। इस स्कीम को भी 2011 में थोड़ा सा रिवाइज किया था एंड आफ्टर दैट इसमें नई नई एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करा हुआ है, जैसे IT अपग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी टू बुद्धिस्ट और तिब्बत ऑर्गेनाइजेशन फॉर दीज एक्टिविटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट और तिब्बतन कल्चर। देन वी हैव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो है ये लेह लद्दाख में है। इसको पहले बोला जाता था स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में इसकी शुरुआत करी गई थी। 2016 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है। नव नालंदा महावीर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो 1951 में इसको नालंदा बिहार में गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत करी थी। एट प्रेजेंटली ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और 2006 में इसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया गया। तो बेसिकली इट इज़ अ यूनिवर्सिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करती है। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडीज़ है। ये बेसिकली आपको सारनाथ वाराणसी में देखने को मिलेगा। 1967 में इसकी शुरुआत करी गई थी। इसका मेन एजेंडा क्या है? इस यूनिवर्सिटी का मेन एजेंडा है कि जो भी तिब्बत के यूथ हैं या हिमालयन बॉर्डर में जो यूथ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। 1988 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया था। देन वी हैव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर एंड स्टडीज़। तो इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 2010 में सोसाइटी का स्टेटस मिला, ठीक है। तो ये इट इज़ अ सोसाइटी। एंड अगर हम ये इंस्टीट्यूट की बात करें तो इस इंस्टीट्यूट में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरल प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर डिफरेंट ये सारी डिग्रीज़ हैं फॉर बुद्धिस्ट और हिमालयन स्टडीज़। तो अगर आपको बुद्धिज़्म या हिमालयन कल्चर से रिलेटेड कोई स्टडीज़ करनी है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, डॉक्टरल प्रोग्राम्स कुछ भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ सोसाइटी दैट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम में इसकी स्टैब्लिशमेंट हो गई थी इन द ईयर ऑफ 1861। एंड किसने इसकी शुरुआत करी थी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड अगर हम बात करें तो देखिए अभी प्रेजेंटली ये अटैच्ड ऑफिस है, दैट मीन्स ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करता है। एंड अगर मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता क्या है? ये करता है इट सर्वेज रिमेन्स एंड एक्सकेवेशंस एंड सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो भी हमारे हैं उसको ये मेंटेन करता है। देन केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्वेराइन रिमेन्स, हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स एंटीक्विटीज़ हैं उसको केमिकली उसका प्रिजर्वेशन करता है ताकि वो डिग्रेड ना हो। एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये आप देख सकते हैं ये सारे इसके वो है एक्टिविटीज़ हैं जो ये करता है। देन अगर हम बात करें तो एशियंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, ये जो एक्ट है पार्लियामेंट का एक्ट है, इसके तहत भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कुछ पावर्स मिली हुई हैं। जिसमें से अगर हम देखें तो इस एक्ट के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया में 3686 साइट्स को नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग दिया हुआ है। एंड इनमें से जो 21 साइट्स है उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो होती है यूनेस्को की इसमें इंक्लूड किया गया है। अब ये 3 साइट्स अगर हम बात करें तो जैसे चंपानर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में है। देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन मुंबई में है। देन बृहदेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, इसमें इस बृहदेश्वर टेम्पल जो है इसमें बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जैसे गंगाई कोंडल चुलम एक मंदिर है वो, फिर आरतेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, दारासुरम, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो बेसिकली चंपानर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल एंड छत्रपति शिवाजी स्टेशन एंड बृहदेश्वर टेम्पल, ये 3 जो साइट्स हैं इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जो है यूनेस्को की उसमें 2004 में इंक्लूड किया गया था। आई होप आपको ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो क्लियर हुआ है। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन नेशनल मिशन है ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज़। तो नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटीज़ इसको 2007 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो भी हेरिटेज
साइट्स या एंटिक्विटीज़ हैं उनका हमें एक नेशनल डेटाबेस बनाना है, यानी कि हमें इन अपनी एंटिक्विटीज़ और हेरिटेज साइट्स से रिलेटेड पूरा जो डेटा है उसको अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करके डिफरेंट म्यूजियम से इकट्ठा करके एक सेंट्रल डेटाबेस में डालना है। सो दैट हमारा क्या होगा कि अगर हम बात करें कि एक सिंगल विंडो में हमें सारा डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, हमें इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जब हमारा नेशनल डेटाबेस सिंगल डेटाबेस बनेगा तो हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इजीली मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से हम अपने कल्चर रिसोर्सेज को बेटर वे में प्रिजर्व कर सकते हैं। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इन इट्स 3rd इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है, तो जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है उसकी रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़ को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर ही एक सेपरेट डिवीजन बना दिया। तो बेसिकली ये जो सारा काम है ये भी अब किसका हो गया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज़ की बात करें तो इसके अंदर 2 रजिस्टर मेंटेन किए जाएंगे। एक रजिस्टर में हमारे जो हेरिटेज और साइट्स है उनसे रिलेटेड आपको डेटाबेस मिलेगा, एंड देन सेकेंड रजिस्टर जो होगा वो होगा एंटिक्विटीज़, इसमें आपको एंटिक्विटीज़ से रिलेटेड आपको डेटा देखने को मिलेगा। देन नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, हमने कल क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। तो ये जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है, यानी कि इस मिशन को एग्जीक्यूट कौन करता है, IGNCA इसको करता है। एंड इसका मेन एम क्या है, इसका एम ये है कि हमारा जो ओल्ड एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उनको हमें उस सारे नॉलेज को हमें क्या करना है, रिक्लेम करना है और उनको प्रिजर्व करना है। मेजर एक्टिविटीज़ क्या करनी है, जो भी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है उसको सर्वे के थ्रू हमें उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है, उनका कंजर्वेशन करना है, उसका प्रिवेंशन करना है, एंड हमें ट्रेनिंग कोर्सेज को भी कंडक्ट करना है, हमें वर्कशॉप्स लगानी है ऑन कंजर्वेशन, दैट हाउ आर वी गोइंग टू कंजर्व आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फिर हमें डिजिटाइजेशन के थ्रू भी इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। देन हमारे रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रोग्राम्स हम शुरू करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब हम यहाँ पे इंडिया के म्यूजियम्स जो है इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स का एक ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, ऊपर से करेंगे। नेशनल म्यूजियम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करता है, 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में है, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली हमारा जो कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट है उसको ये प्रमोट करता है। देन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करता है। देन विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कोलकाता में ये है। एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन 1921 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। एंड इसमें ज़्यादा जो हिस्ट्री है वो कौन सी हिस्ट्री को दर्शाता है, इंडो ब्रिटिश हिस्ट्री को दर्शाता है। इनफैक्ट उसका जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी इंडो एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर है, और इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिला था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी, ये इंडिया की केवल ए सिंगल म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली में ही वर्क करती है। ठीक है, तो इंडिया में म्यूज़ियम यूनिवर्सिटी केवल एक है, वो है नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट, वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजर्वेशन एंड म्यूजियोलॉजी। द नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, तो कल्चरल प्रॉपर्टी को कंजर्व करने से रिलेटेड जो भी रिसर्च करता है वो यही लेबोरेटरी करती है। 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है उसके अंदर ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस लेबोरेटरी को साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, इसको यानी कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का टैग भी दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। तो बेसिकली इसको 2 जो डिपार्टमेंट है वो देखते हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो इंडियन पॉपुलेशन रेस जो होती है, ठीक है, ह्यूमन रेस जो होती है कहीं ना कहीं उसके रिसर्च से रिलेटेड होती है। तो बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या करता है, इंडियन पॉपुलेशन का जो भी बायोकल्चरल एट्रीब्यूट है उसको ये स्टडी करता है। एंड इसकी जो एक्टिविटीज़ अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटीज़ है प्रेजर्वेशन, कलेक्शन, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टडी ऑफ एथनोग्राफिक मटीरियल्स एज वेल एज
ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स, तो एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन रिमेन्स को भी ये स्टडी करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया की एथनोग्राफी जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये सब चीज़ें रीड करता है। देन नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये एक ऑफिस है। एंड अगर हम बात करें तो पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यही करता है। एंड इसमें आपको गवर्नमेंट एजेंसी, देखिए इसके अंदर ना आपको सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे और इसके थ्रू ये जो क्या करता है, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उसको गवर्नमेंट एजेंसीज और रिसर्च स्कॉलर्स को इजीली प्रोवाइड करता है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स जिसको गवर्नमेंट ने मेंटेन नहीं किया था वो सारे रिकॉर्ड्स नेशनल आर्काइव्स इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरीज़ बहुत सारी हैं। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में है, इसकी शुरुआत 1891 में करी गई थी एंड इसको नेशनल इंस्टीट्यूशन इम्पोर्टेंस का टैग भी दिया गया है। देन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी है, 1891 में इसकी शुरुआत करी गई थी एंड सिंस 1969 इसको शास्त्री भवन में रखा गया है। देन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज़ है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने इसका सेटअप किया था 2012 में इन ऑर्डर टू इंक्रीज नेशनल नॉलेज कमीशन नेशनल कमीशन जो था, नेशनल नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन में इसकी शुरुआत करी गई थी। एंड बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी हमारी लाइब्रेरीज है उनका डेवलपमेंट करना है। देन नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी है, इसमें जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड ही आपको सारे डेटा देखने को मिलेगा। बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की लाइफ से रिलेटेड ये एक लाइब्रेरी म्यूजियम बनाया हुआ है जो न्यू दिल्ली में है। परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रांट स्कीम है। तो बेसिकली जो भी स्कॉलर्स या जो भी थिएटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है उनको फाइनेंशियल यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। देन टैगोर कल्चरल कॉम्प्लेक्स स्कीम है, तो टैगोर ऑडिटोरियम जो है अगर उसको एक्सपैंड करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल नीड चाहिए होती है तो स्कीम के अंदर उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है फॉर मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैगोर ऑडिटोरियम। गांधी हेरिटेज साइट्स मिशन, इसकी शुरुआत 2013 में करी गई थी इन ऑर्डर टू प्रिजर्व महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी साइट्स है, हेरिटेज साइट्स, उसको प्रिजर्व करने के लिए। गांधी स्मृति एंड दर्शन स्मृति 1984 में इसको ऑटोनॉमस बॉडी एज अ शुरुआत इसकी करी गई थी एंड इसको जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है वो देता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड बेसिकली इसमें गांधी स्मृति वो प्लेस है जहाँ पे महात्मा गांधी ने 144 डेज अपनी लास्ट जो डेज थे उसमें स्पेंड किए थे टिल 30 जनवरी 1948। टूरिज़्म इनक्रेडिबल इंडिया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है बेसिकली वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, अपने कैंपेन्स को, अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल साथ ही साथ में नेशनल लेवल में प्रमोट करता है। तो अगर कोई भी स्टेट का, अगर गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज़्म को किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई आर्ट फॉर्म या कोई क्राफ्ट्स को क्या करना है, प्रमोट करना है, तो बेसिकली गवर्नमेंट एक ब्रांड लाइन यूज़ करता है, एक टैग लाइन यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है इनक्रेडिबल इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ जब इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर प्रमोट करता है तो वो इनक्रेडिबल इंडिया टैग लाइन यूज़ करता है। स्वदेश दर्शन हमारी स्कीम है। अब हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिफरेंट टूरिस्ट सर्किट्स लिए, ठीक है, और वो उनको ना प्रमोट कर रहा है और उनको डेवलप करेगा थीम बेस्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें बुद्धिस्ट सर्किट, ठीक है, तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो जो एरियाज़ है उनको कनेक्ट किया जाएगा और उसमें जो पूरा थीम जो होगा, उसके डेवलपमेंट का जो पूरा थीम होगा वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अगर हम बात करें तो टोटल 13 थीमेटिक सर्किट्स की डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट, ठीक है, इसमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रमोट किया जाएगा, इसमें थीम नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहेगा। देन वी हैव बुद्धिस्ट सर्किट, फिर हिमालयन सर्किट है, कोस्टल सर्किट, कृष्णा सर्किट, देन डेजर्ट सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इको सर्किट, वाइल्ड लाइफ सर्किट, रूरल सर्किट, स्पिरिचुअल, रामायण सर्किट एंड हेरिटेज सर्किट। तो बेसिकली इसका एम आप समझ गए हैं, हमने टोटल 13 सर्किट्स लिए हैं। एंड ये टूरिस्ट सर्किट होंगे, टूरिस्ट फेमस, जहाँ पे टूरिस्ट सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं और इनको अलग अलग थीम्स के अंदर कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कृष्णा सर्किट है तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड जो जो हमारे एरियाज़ हैं उन सबको इस सर्किट के अंदर कनेक्ट किया जाएगा और थीम उसका बेस्ड होगा कृष्णा की लाइफ से रिलेटेड। देन प्रसाद स्कीम है, प्रसाद स्कीम में हमारे जो 25
हिंदू रिलीजियस साइट्स जो हैं उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड ये 25 यहाँ पे साइट्स दी हुई हैं, इसमें से कुछ यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, जैसे केदारनाथ है, वाराणसी, मथुरा, अजमेर, द्वारका, अमरावती एंड इट इज़ आई एम सॉरी, इसमें बस केवल वो नहीं है, इसमें 25 रिलीजियस साइट्स है जो कि हिंदुइज्म से नॉट नेसेसरीली रिलेटेड है, बिकॉज इसमें अजमेर भी है। तो बेसिकली इसमें प्रसाद स्कीम में आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें 25 रिलीजियस रिलेटेड साइट्स हैं जिसका हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी हैं। देन वी हैव गया में बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें आप कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये रीड भी कर सकते हैं। तो प्रसाद स्कीम में आपको इतना याद रखना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। देन इंडिया टूरिज्म मार्ट, तो इंडिया टूरिज्म मार्ट का जो पहला एडिशन हुआ था, यानी कि पहला जो उसके अंदर हमने इंडिया टूरिज्म मार्ट जो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था वो किया था 2018 में। इसको ऑर्गेनाइज किया था फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन द इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इनकी सबने मिलके किया था। कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में किया था। बेसिकली इंडिया टूरिज्म मार्ट क्या है? ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है एंड इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो कि टूरिज्म फील्ड से रिलेटेड हैं उनको चांस मिलता है कि दे आर एबल टू इंटरेक्ट विथ फॉरेन बायर्स, जहाँ पे वो अपने एरिया को, फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, ठीक है, मे बी कहीं हिमालयन रीजन में, फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में किसी का रिजॉर्ट है और उसको प्रमोट करना है, तो इंडिया टूरिज्म मार्ट में आके वो जो टूरिज्म स्टेक होल्डर है जिसका वहाँ पे अपना एक खुद का होम स्टे टाइप है, उसको वो वहाँ पे आके प्रमोट कर सकता है और फॉरेन बायर्स को उसके बारे में अवेयर कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो इंडियन टूरिज्म से रिलेटेड जो भी इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स है उनके हेल्प के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। देन वी हैव स्वच्छ पर्यटन मोबाइल ऐप, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको ऑपरेट करता है। इसमें 25 आदर्श स्मारक मॉन्यूमेंट्स है, वो सारे कौन से हैं ये आप यहाँ पे बाद में रीड कर सकते हैं जब आपको उसकी PDF फाइल मिलेगी। तो बेसिकली ये अगर कोई भी डाउनलोड करेगा तो उसको ये सारी जो हमारी साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड इट इज़ बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए? फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है ये एंड हो गया है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन।